नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ के दिन भर की घटनाक्रम की। खबरों की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 9 अप्रैल 2026 को ऑर्थोडॉक्स ईस्टर की छुट्टियों के दौरान यूक्रेन के साथ अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। जानकारी के अनुसार यह युद्ध विराम मॉस्को समय के अनुसार 11 अप्रैल शाम 4 बजे से शुरू होकर 12 अप्रैल 2026 की आधी रात तक चलेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने जनरल स्टाफ को सभी दिशाओं में युद्ध अभियानों को रोकने के निर्देश दिया है। साथ ही रूसी सैनिकों को किसी भी संभावित उकसावे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। बयान में उम्मीद जताई गई है कि यूक्रेनी पक्ष भी रूस के इस कदम का अनुसरण करेगा। ऑर्थोडॉक्स ईस्टर इस साल 12 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा, जिसे रूस और यूक्रेन दोनों में प्रमुख धार्मिक पर्व माना जाता है। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर 32 घंटे की युद्ध विराम की घोषणा की है। पिछले वर्ष भी पुतिन ने इसी तरह का एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया था। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से ही युद्ध जारी है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजरायल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था, तब से ही युद्ध जारी था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। ईरान और अमेरिका के मध्य संघर्ष विराम देखने को मिल रहा है। ईरान 10 शर्तों के साथ राजी हुआ है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बाद ईरान और अमेरिका 2 हफ्तों के संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। यह समझौता तब हुआ जब ईरान ने 10 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखा, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कारगर बताया है। इस संघर्ष विराम का उद्देश्य सैन्य गतिविधियों को रोकना और दोनों पक्षों को एक दीर्घकालिक शांति समझौते पर बातचीत करने का अवसर देना है। मुख्य ध्यान एक स्थायी शांति समझौते पर बातचीत करने पर होगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वैश्विक शिपिंग के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। ईरान पर यूएस इजरायली हमलों के बाद झगड़ा बढ़ गया था, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया था। जवाब में ईरान ने बचाव के लिए कार्रवाई शुरू की, जिससे ग्लोबल सिक्योरिटी और तेल सप्लाई के रास्तों को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। अब बात करते हैं उन शर्तों को जो ईरान द्वारा रखी गई है। सबसे पहली शर्त है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनाक्रमण की प्रतिबद्धता, साथ ही जारी हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण होना के साथ ही ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम की स्वीकृति मिलना, सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाया जाना, सभी गौण प्रतिबंधों को हटाया जाना के साथ ही साथ ईरान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के समाप्ति करना, वही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के प्रस्ताव को अंत करना के साथ ही ईरान को मुआवजे का भुगतान करना, क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी करना और अंतिम शर्त की बात करें ईरान के सहयोगी के खिलाफ युद्ध सहित सभी मोर्चों पर युद्ध की पूर्ण समाप्ति करना है। तो ये थी कुल 10 शर्तें। ये मांगे आर्थिक राहत, संप्रभुता और सुरक्षा गारंटियों पर केंद्रित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। $280 मिलियन जुटाने के बाद यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ क्रेडिट बी। बेंगलुरु की डिजिटल लैंडिंग कंपनी क्रेडिट बी ने फंडिंग के एक नए राउंड में $280 मिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने का एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। इससे कंपनी की कुल वैल्यू $1.5 बिलियन हो गई है और यह एक अहम कदम है, क्योंकि कंपनी अपनी आने वाली स्टॉक मार्केट लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। क्रेडिट बी ने अपने लेटेस्ट राउंड में कुल 280 मिलियन जुटाए। इसमें से $440 मिलियन नया निवेश है जो सीधे कंपनी में जाएगा। बाकी $60 मिलियन मौजूदा निवेशकों से आए, जिन्होंने अपने शेयरों का कुछ हिस्सा बेच दिया। कंपनी ने हाल ही में अपना खुद का यूपीआई पेमेंट भी लॉन्च किया है। अभी इसके पूरे भारत में लगभग 50 सेल्स ऑफिस है, जो मुख्य रूप से सुरक्षित लोन प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको बता दूं, क्रेडिट बी ने मजबूत वित्तीय वृद्धि दिखाई है। दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए इसने 805 करोड़ रुपए का राजस्व और 137 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगली राष्ट्रीय खबर की। भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने ओडिशा के लखनपुर में भारत के पहले स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया। इस एमओयू पर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह प्रोजेक्ट, जिसे प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है,
भारत के ऊर्जा और रसायन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है, जिसमें कोयला मंत्रालय से 1350 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस प्लांट का मकसद भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है। यह पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा और ओडिशा में ग्रीन अमोनिया बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। एसीएमई समूह भी ओडिशा के गोपालपुर में एक अन्य बड़े ग्रीन अमोनिया परियोजना पर काम कर रहा है, जो जापान की IHI कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर 0.4 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों की। छत्तीसगढ़ के 2 लाख शिक्षकों को मिलेगी AI की ट्रेनिंग। जी हां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और भविष्य उन्मुखी कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने के लिए AI सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत रायपुर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। इस पहल के तहत न्यू सर्किट हाउस में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 200 से अधिक मास्टर ट्रेनरों की प्रशिक्षण किया जाएगा। इन मास्टर ट्रेनरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी। आने वाले समय में रायपुर जिले के करीब 10,000 शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को AI टूल्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपडेट करेगा, जिससे वे अपनी टीचिंग को और अधिक प्रभावी और रोचक बना सकेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद पूरे प्रदेश में 2 लाख से अधिक शिक्षकों को AI आधारित नवाचारों और डिजिटल टूल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में शिक्षा को भविष्य की तकनीकों से जोड़ना और AI के माध्यम से शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करना है। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्वास्थ्य के संबंध में एक बड़ी खबर की। ड्रोन से होगी सर्जरी, बस्तर में मिलेगा गोल्डन आवर का तोहफा। जी हां, आपने सही सुना। स्वदेशी रोबोटिक सर्जरी प्रणाली, जिसे प्रोजेक्ट विमान के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा अनोखा उपकरण है जो छत्तीसगढ़ जैसे दुर्गम और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। प्रोजेक्ट विमान एक अभूतपूर्व स्वदेशी तकनीक है, जो एक भारी भरकम ड्रोन पर लगी रोबोटिक सर्जरी प्रणाली है। इसे दूरस्थ, दुर्गम, युद्धग्रस्त या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत पहुंचाकर जान बचाने वाली सर्जरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां तुरंत अस्पताल पहुंचाना संभव नहीं होता। इसे SS इनोवेशन इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य चोट लगने और उपचार के बीच के समय को कम करना है, जिसे अक्सर गोल्डन आवर कहा जाता है। इस घंटे में उचित उपचार मिलने से जान बचाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। प्रोजेक्ट विमान जटिल सर्जरी की जगह तत्काल आपातकालीन और जीवन रक्षक प्रक्रियाओं को करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे रक्तस्राव को नियंत्रित करना, सीने में दबाव कम करना, छर्रे या अन्य धातु के टुकड़े निकालना, घावों की सफाई और उन्हें बंद करना, मरीज को स्थिर करना ताकि उसे सुरक्षित रूप से अस्पताल ले जाया जा सके। यह तकनीक छत्तीसगढ़ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जैसे बस्तर और सरगुजा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां अत्याधुनिक ट्रॉमा केयर तक पहुंचाना अभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और भविष्य की। प्रोजेक्ट विमान को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित SSI मल्टी स्पेशलिटी रोबोटिक्स सर्जरी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया था। डेवलपर्स के अनुसार इसे वास्तविक उपयोग में लाने में अभी लगभग 1.5 साल का समय लग सकता है, क्योंकि इसके परीक्षण और आवश्यक अनुमोदन अभी बाकी है। तो ये था आज का प्रमुख खबरें। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आपसे विदा। शुभ रात्रि।